छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 चैप्टर नंबर 6 विषय हिंदी, जिसका एक गद्य आप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली और जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो आज बहुत ही अच्छा गद्य हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इसका अर्थ क्या होता है कि मेरी बीमारी किसी ने ले ली। क्या ऐसा हो सकता है? अपनी बीमारी होती है तो हमें खुद ही उसको झेलना पड़ता है, लेकिन इस गद्य में ऐसा क्या है जिसका अर्थ यह है, जिसका शीर्षक यह दिया गया है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय ले लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी में प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। अब इस गद्य की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यह जो हमारा गद्य है वे क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। अब इस गद्य की शुरुआत करते हैं तो बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारियों को दुलारने वालों में से न था। मुझे कितनी भी बीमारियां है, मैं अपनी बीमारियों से प्यार नहीं करता था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। मैं सच बताऊं ना तो मुझे बीमारियों से डर ही नहीं लगता था, मैं निर्भय ही रहता था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। लेखक ऐसा कहते हैं कि मैंने गांधी जी की एक किताब में पढ़ा था जिसमें गांधी जी ने लिखा था कि हम अगर बीमार होते हैं तो हम अपराधी हैं। हमें जो शरीर दिया गया है उससे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। अगर ईश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छा शरीर दिया है तो हमें उसको निरोगी रखना है। अगर इसमें रोग आता है तो हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया था। तर्क यानी दलील को मैं कुछ आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कोई छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटा और भी अपने से काम लेता। लेखक क्या करते हैं, अगर उसको सर्दी, जुकाम ऐसा कुछ होता था तो लेखक है वे चारपाई पर लेटते नहीं था, यानी कि सोते ही नहीं रहते थे, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा काम करते थे। और हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें थोड़े से भी बुखार आ गए, थोड़े से भी हम दर्द होता है सिर में तो हम सो जाते हैं। अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी मुझे आज सिर दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल जा नहीं पाऊंगा, ऐसा सब बहाना बनाते हैं। लेकिन लेखक ऐसा कहता है कि मैं जब भी बीमार होता था तो मैं अपने खुद से ज्यादा काम लेता था। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपनी रात के ट्यूशनों पर जाने की याद है। भूरे भट्ट यानी कि बहुत तेज, यानी लेखक कहते हैं कि मुझे बहुत तेज बुखार होता था, फिर भी मैं ट्यूशन करवाने के लिए रात को जाता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश में पड़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरामजादगी है। लेखक क्या कहता है कि मुझे बहुत तेज बुखार था, फिर भी मैं ट्यूशन करवाता था और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर से काम लेता था। और वे कहते हैं कि बुखार में गर्मी और तेजी को और जोश पड़ता। अब बुखार में गर्मी होती थी, बहुत ठंड लगती थी, फिर भी मैं बहुत इसमें ध्यान नहीं देता था, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए भी व्यस्त था। और इसके आगे कहते हैं कि जो मजदूरी करते हैं और रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का कोई अधिकार ही नहीं होता, ऐसा लेखक कहते हैं। बीमारी जो है ये अमीरों की हरामजादगी है, यानी कि इसका हरामीपन है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती थी। बुखार के वक्त क्या होता था,
शरीर है वे गर्म हो जाता था, मन में कई प्रकार के विचार आते थे, लेकिन एक तरफ उसका भाव था कि मुझे बीमार पड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसी बात सोचकर लेखक है वे अपने काम को ही बढ़ावा देते थे, सोते नहीं रहते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं जबरदस्ती कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। लेखक को कोई किताब लिखते हैं, कोई लिखते हैं कोई, तो वहाँ पे क्या होता था, उसको बुखार था फिर भी वे लिखते थे। ऐसा नहीं था कि बुखार है इसलिए उसे नहीं लिखना है, कोई इसमें कोई अड़चन हो, बाधा आ जाए, लेकिन लेखक अपना कार्य है वे निरंतर करते ही जाते थे। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे, जिसका अर्थ होता है नित्य के नियम अनुसार होते थे। लेखक बीमार होते थे फिर भी उसके जो भी काम थे वे नियम अनुसार हर रोज होते ही रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। उसके घर के लोग हैं वे उसके शरीर को छूकर कहते थे अरे तुम्हें तो बुखार है, लेकिन मैं भी ऐसा कह देता था हाँ मुझे बुखार है और मैं भी हूँ, तो क्या हो गया। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ये किपलिंग है एक अंग्रेज साहित्यकार है, उन्होंने अपनी किताब में आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। एक अंग्रेज साहित्यकार था, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उनको जब भी बुखार आता था तो वे कहानियां लिखता था, लेकिन और भी ज्यादा लिखता था। जब वे स्वस्थ होता था तब कोई कहानियां अलग थी, लेकिन जब वो बुखार में होता था तब बहुत ही बढ़िया कहानी लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी 2 चट्टानों की 2 मेरी सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफिस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े लिखे थे। यानी कि जब वे कहानी लिखते थे, इसमें 2 चट्टान नाम की जो एक कविता है उसमें नोबेल पुरस्कार उन्होंने ठुकरा दिया था और इसके बाद भी उन्होंने लेखन किया। या प्लूरिसी यानी कि कपड़ों में पानी भर जाना, इसके पढ़े पढ़े लिखी थी यानी कि बुखार के वक्त। और बदहरहाल जब मैं अपनी कहानी बदहरहाल यानी कि हर हालत में लेखक है वे बुखार होने की वजह से फिर भी वे लिखते ही थे। इसके आगे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अंग्रेज साहित्यकार ने भी ऐसा ही कहा था कि उसे जब बुखार होता था तब वे फिर भी बहुत ही अच्छी कहानी लिखते थे। जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। जब लेखक युवावस्था में थे तब बीमारी उसे पराजित नहीं करती थी, लेकिन लेखक ही बीमारी को पराजित कर देते थे। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिवारी कहा करते थे। मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था काम के पीछे बुखार भागे। अब क्या हुआ, लेखक ने ऐसा कहा कि मैं बीमारी को पराजित कर देता था, लेकिन एक आदमी ने उसे कहा था विश्राम तिवारी नामक कि मार के पीछे भूत भागे। किसी को मारो तो उसमें जो बला होते हुए टल जाती है, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया कि बुखार के पीछे काम के पीछे बुखार भागे। अगर मैं काम ज्यादा से ज्यादा करता रहूं तो मुझे बीमारी ही नहीं होगी। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोर यानी कि हिला देना, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत भी थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, झूला लगे। लेखक क्या करते थे, अब कहानी को समझना है। हमारा चैप्टर का नाम है मेरी बीमारी श्यामानली, लेकिन यहाँ पे जो लेखक बीमार है तो कैसे उसकी बीमारी कोई ले सकता है। तो लेखक बुखार को तो हरा ही देते थे, कार्य में भी ध्यान देते थे, लेकिन यह बुखार था वह सामान्य नहीं था।
वे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसको उसकी स्कूल भी बंद थी, ट्यूशन में भी वे जाते थे, लेकिन उसकी जो किताबें थी उसकी भी बिक्री नहीं हुई थी और उसके पास उसको पैसे की बहुत ही आवश्यकता थी। इसीलिए क्या होता है, बुखार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया और इसके ऊपर जो कर्ज भी था। लेकिन एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना ऐसा करते करते जुलाई मंथ आ जाता है। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102 के बीच कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटो एक होम्योपैथ पर कर रहा था। अब दिन ब दिन लेखक का जो बुखार था ही बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कभी ऐसा है कि बिल्कुल ही बुखार नहीं है, लेकिन जब शाम को जब टेस्ट करवाते हैं तब 101, 102 इतना सा बुखार आ जाता है। अब ऐसा होता है, थोड़े दिन बीत जाते हैं, बाद में खांसी होती है, दवाएं उसके लिए आती है और दवा बाटू यानी कि दवा बांटने वाला एक होम्योपैथिक है, वे इसका इलाज करते हैं, इसके लिए दवाएं लेकर आता था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, वे ऐसे बोलता था क्या मुझे ऐसी बीमारी हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुद्धे के बाहर है। अगर मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो रकम होती है, पैसे इसमें ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन इसके पैसे तो इतने सारे पैसे लेखक के पास है नहीं। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? क्या उस समय उसके जो जीव है उसके ऊपर सरस्वती बैठी थी? जीवा यानी कि जीव, सरस्वती यानी कि जो हम बोलते हैं वे सिद्ध हो जाता है। तब लेखक ने बोला होगा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बेटी हाँ तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों में इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी थे, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही है। हमारा पात्र आता है श्यामा। श्यामा है जो लेखक की बीवी का नाम है। लेखक और उसकी बीवी का नाम क्या है? श्यामा। और यहाँ पे लेखक ने इसलिए शीर्षक दिया है मेरी बीमारी श्यामा, लेकिन किस तरह से उनकी बीमारी उसकी बीवी ने ले ली? तो लेखक ऐसे कहते हैं कि क्या मेरे जीभ पर सरस्वती बैठी है तो मैं जो बोला वो सिद्ध हो गया, लेकिन श्यामा तो पहले से ही वे बीमार है और खुद ही बीमारियों से लड़ती है, और जब लेखक की बीमारी का उसे पता चलता है तब श्यामा है भीतर ही भीतर दुखी हुए जा रही है। लेखक श्यामा के बारे में कहते हैं उसने अपनी इच्छा से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। क्या होता है, श्यामा बीमार थी लेकिन फिर भी वे स्वस्थ होती थी। अपनी बीमारी के बारे में लेखक से बात नहीं करती थी, क्योंकि अगर लेखक को उसकी चिंता हो सकता है, इसलिए उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। लेखक की बीमारी का ज्यादातर किसी को पता ही न चला, क्योंकि जो कार्य करने वाला थे, सभी कार्य थे वे लेखक करते ही थे, तो किसी को पता ही नहीं चलता था। इसके आगे ऐसा होता है कि गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। ऐसा होता है, गर्मी की मौसम आती है तब क्या होता है, खाने की बहुत इच्छा नहीं होती है गर्मी होने के वजह से, तो इसीलिए लेखक का जो शरीर था वे दुबला हो गया था। तो ऐसे भी किसी को पता नहीं चला, और इसके आगे उसको श्यामा को तो थोड़ी बहुत भनक लग ही गई थी, इसीलिए श्यामा को पता था। इसीलिए श्यामा ने लेखक से कहा कि आप डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर परीक्षा यानी कि अपना चेकअप करवा लीजिए। मैंने टालम टोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। टालम टोल यानी कि लेखक ने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना है, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा बोलते थे लेखक। तब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया यानी कि कभी निष्फल न होने वाला अस्त्र, जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ऐसा उसकी बीवी ने कहा। क्या कहा
कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। श्यामा ने क्या किया? श्यामा ने कहा आप अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ, इसीलिए बीवी की बात मानकर लेखक है वे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वे डॉक्टर मुखर्जी थे उसको ऐसा था कि उसको क्षय की बीमारी लगी है और उन्होंने क्या कहा, मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। इकिम वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधि है, यानी कि एक नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। लेखक को क्या कहा कि तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ आराम करना है, क्योंकि लेखक है वे कभी आराम ही नहीं करते थे। स्कूल में जाते थे, ट्यूशन में जाते थे, ज्यादातर ही काम ही करते थे, इसीलिए डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हें सिर्फ आराम ही करना है। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। परवाना यानी कि आज्ञा पत्र। उसे ऐसा लगा कि ऐसा नुस्खा क्या दिया था कि आराम करना है, तो ये तो लेखक के लिए उचित नहीं था, क्योंकि लेखक आराम करना तो चाहते नहीं थे। लेखक ऐसा सोचने लगते हैं, क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? लेखक का मन को चोटने लगता है। लेखक ऐसा कहता है, क्या मेरी आयु इतनी ही है? क्या अब मैं मरने के लिए तैयार हो गया हूँ? इतनी मुझे बीमारी हो गई है, मैं इतने ही समय रहने के लिए यहाँ पृथ्वी पर आया था? ऐसा सोचने लगता है। लेखक के मन में विचार आने लगते हैं। स्वागत में ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? उसने सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा था? लेखक के मन में ऐसे कई विचार आने लगते हैं, क्या मेरी आयु इतनी ही है? मैं इतने दिनों तक ही यहाँ पे आया था, मेरे जीवन में इतना ही श्रम और संघर्ष था, और उसके आगे जो बात आई कि क्या श्यामा के जीवन में वैधव्य लिखा है? श्यामा यानी कि मेरी बीवी विधवा होने वाली है, क्या मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है? ऐसा लेखक सोचते हैं। तो उसके मन में और भी विचार आते हैं, मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने से पहले जीना। कितनी बढ़िया बात की गई। लेखक ने कहा मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मरने से मुझे कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर लगता है तो मरने से पहले जीने के लिए। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दे, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर वेतन के लेने को तैयार हूं, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? लेखक को ऐसा लगता है कि अगर मैं आराम करूं, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें पूरी तरह से आराम करना है, अगर मैं आराम करूं तो मैं ट्यूशन नहीं जा सकूंगा, स्कूल नहीं जा सकूंगा, तो इसका जो वेतन यानी कि जो पगार आती है, जो तनख्वाह मिलती है, वे कहां से आएगी? अगर मुझे तनख्वाह नहीं आएगी तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सब बातें सोचकर लेखक को दुख होता है और इसके आगे कहते हैं कि शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, इसके भाई का नाम है, उसकी तनख्वाह से तो घर नहीं चलेगा, सबको काम करना पड़ता है। इसीलिए लेखक के मन में कई तरह तरह के विचार आते थे। इसीलिए लेखक ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं आराम न करूं? मैं अगर आराम करूंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे उठाएंगे, कौन उठाएंगे? ऐसा कई प्रकार के जो विचार है वे लेखक के मन में आते हैं। तो छात्रगण, यहाँ तक हम यह कहानी, हमारा जो गद्य है वे रखते हैं। आगे का जो बाकी है वे हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो लेखक है वे क्या घर में रहकर आराम करते हैं, क्या इसकी बीमारी दूर चली जाती है और इसके आगे गद्य में क्या होता है, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे।